हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है सेकंड फेज की, उसकी तीनों ही शिफ्टों का सॉल्यूशन आपके लिए जो एनालिसिस है इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए थे, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक क्वेश्चन दोस्तों, जो बच्चों के एग्ज़ाम में आए थे, बच्चों ने खुद भेजे हैं और उन्होंने माना भी है दोस्तों कि ये क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आए थे, जिन्होंने भी एग्ज़ाम और दूसरी शिफ्ट में दिया था। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन दबाना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो और सभी जो लिंक वगैरह हैं या PDF वगैरह या इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? तो देखिए, मलेरिया की जो वैक्सीन थी वो बनाई गई थी ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन GSK कंपनी द्वारा बनाई गई थी। इसकी लेबोरेटरीज हैं भी आपकी बेल्जियम में। मलेरिया की वैक्सीन का नाम था RTS मॉस्क्यूरीज जो मलेरिया की वैक्सीन का नाम था। जो लेबोरेटरीज हैं ये बेल्जियम में है और ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन जो कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो ये ऑक्सीजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दहन यानी कि आग जलाने में तो ऑक्सीजन के बिना कहीं पर भी आग नहीं जल सकती। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो उसमें आग नहीं लगेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो ये एक भाग होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसको हम बोलते हैं। ये जो ना अंदरूनी और बाहरी भाग को अलग करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो हमारे शरीर के कोशिका के आंतरिक भाग और बाहरी वातावरण से अलग करती है। सबसे पहले किसने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में रहते हैं? तो जे थॉमसन ने देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तभी बताया था। जे थॉमसन का एक पलम-पुंडिंग सिद्धांत था। पलम-पुंडिंग सिद्धांत 1904 में दिया था इन्होंने दोस्तों। इसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के जो कण हैं वे धनावेशित हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो ये है भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय द टीनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। उसके बाद 7 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सधारणीय कार्रवाई हेतु 7 कार्यक्रम 2 मुख्य क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य और 3 रोल मॉडल राज्य बनाने पर आधारित अपना ध्यान केंद्र करता था। 7 की फुल फॉर्म आपकी स्टैंड्स फॉर, जो 7 स्टैंड्स फॉर है वो है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ये फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? तो भी ये हैं आपके जो है इंडिया के खिलाड़ी रोहित शर्मा, रोहित, जिनको हम बोलते हैं रोहित। ठीक है दोस्तों, देखिए ODI क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले हैं ये एक ले ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे विश्व के। उसके बाद कुछ विस्तृत तथ्य यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहला दोहरा शतक लगा था भी सचिन तेंदुलकर ने, 200 रन बाद बनाए थे 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ODI में सबसे पहले डबल शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने लगाए थे भी 219 रन 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, अगले ही साल लगा दिए थे भी। पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने, फिर 2011 में 219 रन वीरेंद्र सहवाग ने, और रोहित शर्मा ने ये 3 बार लगाए हैं भी। ठीक है, 3 बार दोहरा शतक बनाया है। 209 रन बनाए हैं, 264 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे सर्वाधिक, और 208 रन बनाए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जिन भी कैंडिडेट का, साथियों का, अभ्यर्थियों का अगली शिफ्टों में एग्जाम है, वे इस वीडियो को देखें और वहां से 1-2 क्वेश्चन तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि इन्हीं वीडियो में से आपका जो है ना, जो आज सॉल्यूशन करा रहा हूं इससे रिलेटेड या इसी वीडियो में से आपके 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप के बाहर पूछा, एशिया में पूछता तो आपका माउंट एवरेस्ट आता, लेकिन एशिया के बाहर पूछा है तो ये रहेगा आपका माउंट एंकोगुआ। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 6961 मीटर, यानी कि लगभग 7000 मीटर के अराउंड है। और आपकी अगर माउंट एवरेस्ट की पूछे तो 8500 के तकरीबन आपकी ऊंचाई उसकी है। जो ये माउंट एंकागुआ है ये दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, यानी कि आप लगभग 9000 मीटर भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भी, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया लोगो लायन मेड ऑफ।
तो यह भी कोक्स यानी चक्रदंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को एक कार्यक्रम चलाया था जिसका कहा गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें कि भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। इसलिए ये जो ना प्लान चलाया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले क्या है भारत में सांकेतिक मुद्रा यानी जो ना टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन साइंस से पूछा जा रहा है, क्योंकि साइंस 25 नंबर की आती है तो साइंस के कुछ क्वेश्चन तो आसान आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो किडनी फेल होने पर जो है ना डायलिसिस लगाया जाता है किडनी की जगह दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? पंचायत समिति से रिलेटेड या पंचायत से रिलेटेड ऐसा एक भी एग्जाम नहीं गया शिफ्ट का जिसमें क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो पंचायत समिति का गठन दोस्तों क्या है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसमें 3 स्तर थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक था और ब्लॉक स्तरीय था, फिर उसके बाद जिला स्तरीय जिला परिषद था पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, WTO का कार्य क्या है? तो WTO जिस तरीके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से यह संबंधित रहेगा। इसमें क्या दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग करती हैं जो ग्लोबल रूल्स और ट्रेड अपने व्यापार के लिए और रूल्स के लिए, तो वो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन या फॉर्मेशन कब बना था? 1 जनवरी 1995 को बना था दोस्तों मार्केस समझौते के तहत। मैंने इसके बारे में बताया था पहले, WTO इसको 1 जनवरी 1995 को इसका नाम किया गया मार्केस समझौते के तहत, लेकिन जब 1947 में ये संगठन बना था तो इसको गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, और 1995 में इसको नाम बदल कर दिया गया था WTO। इसका हेडक्वार्टर आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका भी, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा का बटन का प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले किस विधानसभा में नोटा का इलेक्शन का बटन का प्रयोग हुआ था? तो वो था नोटा विकल्प का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था भाई 2013 में, जिसमें 4 राज्यों में एक साथ इलेक्शन हुआ था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 4 में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में अगली बार एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले नोटा का प्रयोग किस जो ना प्रदेश में हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चारों में एक साथ जो ना विधानसभा इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर सबसे पहले नोटा का बटन का प्रयोग हुआ था। विधानसभा इलेक्शन में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रयोग हुआ था। तो नोटा की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अबोव। अगला क्वेश्चन अभी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा अंडमान आइसलैंड में, अंडमान आइसलैंड में रहेगा, 1983 में स्थापित है। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन तो भर के हर शिफ्ट में आ रहा है, अभी हर शिफ्ट में गारंटी है मेरी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जीवन जीने का अधिकार जो दोस्तों वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बताया गया है। 21A में पूछेगा तो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, वो मौलिक अधिकारों में भी है, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। भर के ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा देखिए दोस्तों, हमारी जो ना 7th जो शेड्यूल है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनमें कुछ विषय बांटे गए हैं दोस्तों। तो शिक्षा पूछेगा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का, क्योंकि शिक्षा दोस्तों केंद्र में भी अलग अपना रूल रखती है, राज्य में अपना अलग जो है विषय रखती है। तो लेकिन जो है ना समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं दोस्तों, अगर उन पर कानून वगैरह बनाना हो, संशोधन करना हो, तो दोनों ही की उन पर भाषाई बात होती है। लेकिन जो चलती ज़्यादा किसकी? केंद्र की। तो केंद्र में केंद्र के विषय आते हैं, राज्य में राज्य के विषय आते हैं। लेकिन समवर्ती सूची ऐसे है जिसमें दोनों से रिलेटेड अपने विषय आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया समवर्ती सूची जो है वो भी आपकी, जो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और साथ के साथ प्रस्तावना की भाषा भी आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया था। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा हो गई आपकी, इसी तरीके के और भी जो पॉइंट हैं वे समवर्ती सूची में है। इस तरीके से अलग अलग पूछ ले जाते हैं, राज्य सूची में कितने, संघ सूची में कितने हैं। तो ये पॉलिटिक वीडियो में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस यहाँ से ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है आपकी।
उसके बाद वर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस यानी लिखना एक बार है, रीड मैनी पढ़ना बार बार है या बहुत बार है, ज़्यादा बार है, ठीक है। कजरी किस ऋतु का लोकगीत है, तो कजरी देखिए वर्षा ऋतु का लोकगीत है, सावन महीने में गाया जाता है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है या गाया जाता है कजरी। उसके बाद है IBRD, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो देखिए IBRD का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC USA में है। ये वर्ल्ड बैंक की ही एक भाग है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की ही एक संस्था है IBRD। उसके बाद है तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट आपका तमिलनाडु के तूथुकुड़ी में रहेगा। बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर यह तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट आपका रहेगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं होता, तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे खड़िया यानी चौक पर, संगमरमर में, जिप्सम में या फिर चूना पत्थर में। तो किस पदार्थ में जो ना कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, तो चौक में होता है आपका, संगमरमर में भी होता है, चूना पत्थर में होता ही है, तो जिप्सम में आपका नहीं होता। जिप्सम देखिए इसका सूत्र भी CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इसमें है, न कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए चौक का सूत्र है आप CaCO3, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आया। चूना पत्थर का है भी आपका है CaCO3, ये इससे ही बनता है, और संगमरमर का भी आपका CaCO3, ये तीनों ही का फार्मूला सेम रहेगा और तीनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट आपका आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत जो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अभी आपका काबोराजी। काबोराजी आपका रहेगा 5881 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर बांग्लादेश का आपसे पूछे तो सकाह पोंग 1063 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड इसमें रहेगा कियाक्रोडोंग रहेगा बांग्लादेश का सेकंड। नेपाल का तो आपको पता ही है विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचा है जो माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंगुली नुमा संरचना या प्रवर्ध है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अंकुर यानी विल्ली टाइप जो संरचना होती है उसको अंगुलीनुमा संरचना या प्रवर्ध कहलाती है। अगला क्वेश्चन है डेंगुवैक्सिया। डेंगुवैक्सिया देखिए क्वेश्चन के नाम से ही पता चल रहा है वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में यूज होती है, प्रयोग होती है, तो डेंगुवैक्सिया। डेंगुवैक्सिया आपको पढ़ने में ही आंसर दिख रहा है डेंगू के यूज में। और मलेरिया की वैक्सीन का क्वेश्चन पहले ही बताया था RTS मॉस्क्यूरीज। बेल्जियम में ये दोनों दोस्तों लेबोरेटरीज में पहली बार बनाई गई थी। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है, तो ये होता है भी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व के टकराने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु है वो पोल कहलाता है यानी ध्रुव आपका कहलाता है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के खोखले गोले का होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा ही होती है। तो गोलीय दर्पण का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल में आपका राइट आंसर रहेगा 3 कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए C3H6O3 या फिर CH3CHOH ये आपका रहेगा लैक्टिक अम्ल दोस्तों, CH3CHOH और COOH, या आप इसको या आसानी से याद रख सकते हैं भी C3H6O3 ये आपका हो गया। उसके बाद ग्लूकोज का फार्मूला इसमें देखिए C6H12O6। यहीं पर आप जो है दोस्तों शुगर का फार्मूला याद कर सकते हैं C11H22O11, ये भी आपका याद रख सकते हैं। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता, यानी ध्वनि किस में नहीं दौड़ती प्रवाहित होती या किस में नहीं सुनी जा सकती, तो ध्वनि जो है ना इसमें संचरण किस में नहीं होता, ये वैक्यूम यानी निर्वात में नहीं होता। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा आपकी सॉलिड में यानी ठोस में होती है। ठोस में भी आपसे ऑप्शन पूछ ले, लोहे में, स्टील में, सिल्वर में, इस तरीके से, तो आपका रहेगा भी स्टील में, क्योंकि आपने बहुत बारी सुना होगा स्टील के गिलास वगैरह जैसे प्लेट थाली वगैरह भी अगर पड़ती है या उस पर कुछ जोर से बजाते हैं ढोल वगैरह की तरह, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उसमें से निकलती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी ठोस में। अगर ठोस में आपसे पूछ ले तो भी स्टील में। उसके बाद रहेगी दूसरे नंबर पर द्रव में और तीसरा नंबर पर आपकी गैसेज में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगा, देखिए 80 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं पर यदि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर आसमान में चले जाएं आसमान में, तो चंद्रमा पर या पृथ्वी पर या सूर्य पर कहीं पर भी चले जाए, तो किसी चीज़ का अगर पिंड का या किसी भी चीज़ का द्रव्यमान है आपको सेम दिया गया है, तो वो वही उसी दिशा में या जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन भार में फ़र्क आएगा दोस्तों। जैसे चंद्रमा पर एग्जाम्पल बताता हूँ, चंद्रमा पर पृथ्वी का भार
भार 1/6 होता है। तो यदि आपको दोस्तों दे दे कि भी पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान तो दोस्तों देखिए सेम रहता है, लेकिन भार वहाँ पर 10 होगा, क्योंकि उसका 1/6 भाग जो है ना भार चंद्रमा पर होगा किसका, पृथ्वी के भार का। तो यही आप ध्यान रखना, पृथ्वी के भार का 1/6 भाग चंद्रमा पर भार होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद अभी, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, तो पदार्थ की जो मात्रा है उसका एसआई यूनिट है आपका मोल। मोल इसका राइट आंसर रहेगा। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए आपको मिला होगा चेचक मिला होगा, या शीतला, बड़ी माता, स्मॉलपॉक्स, ये सब एक विषाणु जनित रोग हैं। सबसे पहले 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कौन सी शिफ्ट में, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था कब, 1976 में। अब जान लेते हैं कुछ वायरस जनित रोग। ये तो देखिए रे से बनेगा आपका रेबीज, ठीक है दोस्तों। है से हर्पिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रैकोमा, पो से पोलियो, में से मेनिंजाइटिस, खा से खसरा, ए से आपका एड्स रहेगा, और एक और इसमें आता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है भी, सहजीवी पौधा कौन सा है। सहजीवी पौधा होता है दोस्तों जो खुद अपना खाना तो बनाता है और साथ में दूसरों के साथ भी जो ना बांटा करता है या उन पर निर्भर नहीं रहता, बस यही बात ध्यान है भी। सहजीवी पौधा कौन सा है, तो ये रहेगा इसका आंसर रहेगा जैसे लाइकेन, चना, सेम और रिजोबियम, ये पौधे जो है ना सहजीवी संबंध होता है सभी का आपस में। सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। यही मैंने बताया कि भैया आप खाना साझा करेंगे, जो भी कुछ जो है ना आप पोषक तत्व खाने वगैरह से मिलते हैं या जो है ना एनर्जी जो होती है उनके साथ वे सभी कुछ अपना साझा करते हैं, तो वे होते हैं भी सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधों को सहजीवन यानी सिम्बायोट्स के रूप में भी जाना जाता है, जो दूसरों को आश्रय दे या जो अपना, ठीक है, दूसरों को आश्रय दे, जनजीवन दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्वों को एक दूसरे को अपना दोस्तों जो है ना सहजीवी जीवन जीते हैं। लाइकेन में शैवाल और फंगी रहते हैं, और जो ये पौधे हैं दोस्तों चना, सेम, राइजोबियम, ये सभी जो है ना सहजीवी संबंध इनका आपस में होता है। अगला क्वेश्चन है भी, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर आपका रहेगा रेशम कीट पालन, या दोस्तों जो शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट पालन किया जाता है उसी है हम उस प्रोसेस को ही हम सेरिकल्चर कहते हैं। अगली जो शिफ्ट है उनमें पूछा जा सकता है पिस्सीकल्चर है, और भी दोस्तों है हॉर्टिकल्चर है। तो ये पूरी वीडियो दोस्तों मैं आपको जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा जो इनसे कल्चर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है भी, सेब में होने वाला रोग कौन सा है, तो सेब आपने कई बार देखी होगी जैसे एक तरीके से कहानी सी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो सेब में होने वाला रोग है भी आपका फायर ब्लाइट आपका रोग है सेब में होने वाला। उसके बाद सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की जो ग्रोइंग सरफेस होती है उसको हम कहते हैं भी फोटोस्फीयर बोला जाता है। जो सन की चमकीली सतह होती है, फोटोस्फीयर के घटक के अनुसार जो भार अनुसार है वो हाइड्रोजन 73.40% है, उसमें हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%। उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है या थ्योरी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का, आधुनिक फिजिक्स का जो है ना पिता माना जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र किसका हिस्सा नहीं है इनमें से, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का ऑप्शन दिए थे इनमें से कौन हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसका हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो इससे संबंधित है ये है धमनी, शिरा, जो आर्टरीज या वेन आपके रहेगी, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, हार्ट, ये सभी जो है ना रक्त परिसंचरण तंत्र में आपके भाग लेते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा गया था भी कौन सी अदिश राशि है, इसके ऑप्शन तो नहीं मिले हैं, लेकिन देखिए मैं दोनों ही बता देता हूँ, सदिश राशि और अदिश राशि। पहले सदिश राशि की बात करता हूँ। सदिश राशि होती है दोस्तों दिशा के साथ, या यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सदिश राशि कौन सी है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपको देखना भी दिशा के साथ वो चीज़ है, तो यानी कि उस ऑप्शन में आपको दिशा साथ दिखाई देगी। और अदिश राशि में बिना दिशा के यानी केवल परिमाण आपको दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन इसके रहेंगे। जैसे अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं आपके भी चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, वर्क या कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये आपके रहेंगे अदिश राशि। उसके बाद सदिश राशि रहेगी जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग, ये आपके रहेंगे। उसके आगे है चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये रहेंगे वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन।
ये 4-5 दोस्तों जो शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। वेग से पूछा जाएगा, बल से, संवेग से, त्वरण से और विस्थापन से। ये सदिश राशि के लिए इंपॉर्टेंट है। और अदिश राशि के रहेंगे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा भी पूछ ली जाती है और प्रेशर भी। तो देखिए कौन सी अदिश राशि है। एक अदिश राशि का ऑप्शन इनमें से होगा, बाकी 3 आपके सदिश राशि के इसमें ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद देखिए वीडियो को दोस्तों अगर देख रहे हैं आप तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। और जो ग्रुप डी का दूसरी शिफ्ट यानी दूसरे फेज का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी इनमें थोड़ा सा दोस्तों फर्स्ट फेज के अलावा कुछ थोड़ा सा जो है ना चेंज थोड़ा सा ज़रूर हुआ है। कुछ अलग से क्वेश्चन जो है ना वे नए क्वेश्चन बने हैं, दिए गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें यानी पूरा देखें, जिसका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। किस नियम अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है आपका बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स का नियम। दोस्तों अब कुछ नियम जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम है भी नियत दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन ताप के समानुपाती होता है। तो ये चार्ल्स का नियम था। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम है दोस्तों समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है। उसके बाद डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है भी परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के योग के बराबर होता है। अगला है भी गैलुसाक का नियम, यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का दाब इसके ताप के समानुपाती होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल नियम थे दोस्तों जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है भी? तो कार्लस लिनियस इसका जो ना जनक है, इसका राइट आंसर रहेगा। लाइकेन आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ, जो लाइकेन है दोस्तों वो किसका सूचक है? तो ये भी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी कि अधिक SO2 को अवशोषित करने की क्षमता इनमें संबंधित होती है। चूने के पानी का सूत्र है, फार्मूला ऑफ लाइम वाटर पूछा गया था। तो CaOH ट्वाइस, Ca ट्वाइस। बिना बूझे चूने का कभी क्लाइम का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बूझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पूछा गया था। तो वो चूने का पानी लाइम वाटर यानी कि बुझा हुआ चूना पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्मूला था CaOH ट्वाइस। अब साधारण नमक का तो पूछा गया बहुत बारी, NaCl। बेकिंग सोडा पूछा गया था पिछली कुछ शिफ्टों में, NaCO3। दावन सोडा भी पूछा गया था, Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा फिर NaOH। और सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट भी पूछा गया था, Na2CO3 5H2O। इस तरीके के सारे क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, इसलिए मैं कुछ और ये बता रहा हूँ भी। उसके बाद सुहागा का था Na2B4O7.10H2O। लाल दवा है दोस्तों KMnO4, ये इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जो K है वो पोटेशियम का सिंबल होता है दोस्तों। सोरा आपका होता है KNO3, इसको पोटेशियम नाइट्रेट हम बोलते हैं सोरा को। उसके बाद जिप्सम को बोलते हैं भी अपना कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। फिटकरी इसके बाद यानी जो एलम है उसका फार्मूला है भी K2SO4.Al2 फिटकरी का ये सूत्र है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। कास्टिक पोटास का भी आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण का आपका CaOCl.Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, CaSO4.12H2O। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा CET वगैरह एग्जाम के लिए भी और आने वाले और भी जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम उन शिफ्ट के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं MP में, परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो मिजोरम में। सबसे कम तब पूछा ही गया आज की शिफ्ट में तो हरियाणा में मिलेंगे भी। और हरियाणा में भी तो हरियाणा राज्य में तो कम है, फिर हरियाणा में कम और ज़्यादा पूछ ले आपसे तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन होते हैं भी पंचकुला के अंदर। और सबसे कम आपके या तो फतेहाबाद जिला आपको ऑप्शन में मिलेगा या फिर पानीपत, इनमें से आपका एक आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भी, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है सदाहरित वनस्पति। सदाहरित वनस्पति आपके भारत के पश्चिमी घाट पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं, क्योंकि देखिए सुंदरवन डेल्टा में दलदली क्षेत्र भी है और वहीं पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपके मिलते हैं। वर्षा भी ज़्यादा होती है मैंग्रोव वनों में, यह भी ध्यान रखना भी। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की थी? तो 1988 ईस्वी में नई वन नीति की घोषणा की थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं?
तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ना सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके रहेंगे। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी नई योजना तैयार की गई थी? तो नमस्ते स्कीम एक चलाई थी इनकी सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया था? तो धर्मेंद्र प्रधान। उस टाइम पर ये पेट्रोल मंत्री हुआ करते थे, अब इनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया है। और आपको बताना है फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा आपका मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी भी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल में 2022 में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में चैंपियन का ताज फहराया गया था? तो किसने जीता था चैंपियन ताज? हरियाणा ने इसमें जीता था भाई राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर आपका राणा प्रताप सागर बांध। इससे अलग और भी जितने भी सागर बांध है वे रहेंगे भी आपके चंबल नदी पर ही, चाहे राणा प्रताप सागर पूछ लिया हो। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ देखिए नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पर, और एक और सागर से रिलेटेड बांध है जो पूछा जाता है, वरना जितने भी जो सागर से रिलेटेड बांध रहेंगे वे आपके रहेंगे चंबल नदी पर। बैडमिंटन में कोरियाई ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है, ध्यान दीजिएगा, पीवी सिंधु ने कोरियाई ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं? तो दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में पिछली बार क्वालिफाई किया था और चौथे नंबर पर इन्होंने फिनिश किया था, दीपा कर्माकर। उपन्यास है द इमोर्टल्स ऑफ द मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बस ध्यान रखिएगा कहीं पर भी आपका ये ध्यान नहीं रहना चाहिए कि वायुपुत्राज ध्यान रखना, अमीश त्रिपाठी। और द सीक्रेट ऑफ द इमोर्टल्स यानी कि बहुत बड़ी बुक का जो नाम आएगा वायुपुत्राज लास्ट में होगा, तो आप अमीश त्रिपाठी नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा गया था इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनमें पूछा, ध्यान देना आपको दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है भी भारत का सबसे ऊंचा शिखर। तो देखिए ऑप्शन आपको जिस तरीके से दिए गए थे बताया था, अभी माउंट एवरेस्ट था, K2 था, कंचनजंगा था, एक और ऑप्शन था कौन सा था? तो देखिए जो कंचनजंगा पर्वत है, माउंट कंचनजंगा आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सिक्किम में स्थित है दोस्तों। अगर K2 आप आंसर लगाते ना तो K2 दोस्तों आपका भारतीय उपमहाद्वीप में आता भी, क्योंकि K2 देखिए आपका पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी और पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है, तो वो भारत में नहीं आएगा। तो भारत का ऊंचा पर्वत जो रहेगा वो रहेगा भी कंचनजंगा पर्वत। और नेपाल में तो आपसे भी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जो एशिया का और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दूसरा क्वेश्चन आज का हरियाणा के जीएस में से आ चुका है, हरियाणा के लेवल में से आ चुका है। ये क्वेश्चन हरियाणा के जो भी हैं वे हमने इस यूट्यूब चैनल पर और हरियाणा जीएस में बिल्कुल करवाए हुए हैं दोस्तों। तो देखिए हरियाणा से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो बिल्कुल एक बोनस पॉइंट है सभी छात्रों के लिए। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा के गुरुग्राम में है, आपसे राज्य पूछा गया तो हरियाणा रहेगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर, एक आपका कलेसर। जो आने वाली शिफ्टों में अगर कलेसर पूछ ले तो ये भी हरियाणा में रहेगा और हरियाणा के यमुनानगर में रहेगा। उसके बाद अगला था भाई, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज की जो खजाने में किस धातु के लिए जाने जाती हैं? आयरन और यानी कि लौह ऐसक के लिए ये जाने जाते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो सचिन तेंदुलकर इस खिलाड़ी का क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्लेइंग इट माई वे। बुक से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर आपका रहेगा भी अलमाटी बांध आपके साउथ दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? कल भी पूछा गया था क्वेश्चन, कल पूछा गया था इन्होंने कौन सा मेडल जीता था। कल मैंने इसके बारे में पूरा बताया था भी देवेंद्र झाझरिया का संबंध जो ना राजस्थान से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो पैरा ओलंपिक हुए थे उनमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों तो आज आने वाली शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन आता आप इस क्वेश्चन को ठीक करते भी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ उनका संबंध भी बताता हूँ, किस राज्य से है, क्या जीता था, क्या किया था, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव और भी एग्जाम से रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड और पॉइंट जो बताता हूँ वही आने वाली शिफ्ट में यानी संबंध से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ रहा। तो कल आपने अगर वीडियो सही देखी होती
पूरी देखी है। और आज किसी ने एग्जाम दिया था तो मैंने एक क्वेश्चन आपका कल बता दिया था, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और जेवलिन थ्रो डे आप सब पूछ ले अब कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो अब की बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, एकमात्र गोल्ड मेडल भारत की तरफ से, और दोस्तों वो 7 अगस्त को जीता था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना राइट आंसर रहेगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन है भी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला, हाईएस्ट पोटेंशियल वाला कार्बन आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के भाग एक्स देखिए 10 दोस्तों, और वी रहेगा 5, यानी 15वें भाग में। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के भाग 15 में कौन सा है, या फिर पूछा उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो ना निर्वाचन आयोग या निर्वाचन प्रणाली भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 वहाँ पर दिया गया था। आज क्वेश्चन पूछ लिया भारतीय संविधान के भाग 15 में, देखिए अनुच्छेद भी दे दिए गए साथ के साथ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि 324 से 329 भारत के संविधान के किस संबंधित है। तो आपका थोड़ा सा भी ध्यान होगा भी 324 से 329 जो है ना वो इलेक्ट्रोल सिस्टम यानी निर्वाचन प्रणाली से, निर्वाचन आयोग से संबंधित आपके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता, तो वेलोसिटी, वेग इसको कहा जाता। किसी निर्दिष्ट दिशा किसी वस्तु की गति, देखिए किसी दिशा में वस्तु गति कर रही है तो वेलोसिटी या वेग होगा। और इसी में पूछ ले कौन सी राशि है दोस्तों, तो सदिश राशि, क्योंकि दिशा के साथ है, दिशा भी दिखाई गई है और वेग भी है, तो सदिश राशि आपका रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन आपका नाइट वॉचमैन खेल किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट में है दोस्तों। बहुत बार टेस्ट क्रिकेट में आपसे भी जानते हैं, जब दिन का खेल खत्म होने को होता है और विकेट गिर जाता है, तो किसी बॉलर को या टेलेंडर्स खिलाड़ी को, जो बॉलर होता है उसको बैटिंग पर भेज दिया जाता है, तो उसी को हम नाइट वॉचमैन बोलते हैं। यानी कि रात्रि जो है ना, रात्रि प्रहरी, इसको हिंदी में बोल दिया जाता है कई बार नाइट वॉचमैन। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पादपों और जंतुओं को ह्यूमस में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो डीकम्पोजर्स यानी जैव अपघटक वे कहलाते हैं। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध है भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 यानी 273 केल्विन का संबंधित में आपस में रहेगा। निम्नलिखित में से किस शहर में IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय स्थित है, तो ये रहेगा लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। सवैनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो ये रहेगा टेरिडोफाइटा रहेगा। सवैनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिम बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है भी, तो ये रहेगा सुंदरवन डेल्टा जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा जो ना, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा जो ना भी कम हो जाएगी। दिगंबर जैन संप्रदाय का पवित्र मंदिर सोनागिरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में रहेगा। ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस में है, तो मध्य प्रदेश शहर नहीं, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय अभी आपका कोलकाता के अंदर। ध्यान देना कोलकाता, ये थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जो स्क्रीनशॉट था जो PDF में है वो यहाँ पर कट गया, तो कोलकाता ध्यान देना भी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का अपवर्तनांक है, तो 1.33 पानी का अपवर्तनांक है। दाल बाटी चूरमा व्यंजन जो ना लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं किस राज्य के हैं, तो राजस्थानी लोक कला के हैं ये व्यंजनों में से लोकप्रिय खाद्य पदार्थ आपके हैं। सिमलीपाल वन्यजीव उद्यान किस राज्य में है भी, तो ये रहेगा उड़ीसा में रहेगा सिमलीपाल वन्यजीव उद्यान। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की नाप की लंबाई फोकल लेंथ बतानी है, क्या होगी। 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल की नाप या लंबाई फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता कहा गया, तो ये कहा था DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए हैं और आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं। किसी आर्टिकल दोस्तों 36 से 51 के बीच DPSP आते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, विद्युत धारा जो नवरक के समानुपाती होती है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया दोस्तों, क्योंकि आज काफ़ी लंबी वीडियो आपकी हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन आज मुझे मिले थे, तो सोचा कि आज सभी को करा दूं ताकि जिनका भी अगली शिफ्टों में एग्जाम हो उनका कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो भाई। इसलिए वरना था मैं क्वेश्चन को छोड़ भी सकता था आपके लिए, लेकिन आपके लिए हम अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है भी लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं अभी इस वीडियो में। प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप किया गया था अभी मोंटेविडो में 1930 के अंदर। संभवत प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है।
आर्थ्रोपोडा। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी। डैश रंग का विचलन कोण जो ना सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है और बैंगनी जो वायलेट है उसका सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपका आ चुका है। ध्वनि तरंग डैश पर भ्रमण करती है, तो विभिन्न माध्यमों में ये दोस्तों विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न जो है करती है। डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, विभिन्न माध्यमों में डिफरेंट सिम यानी कि विभिन्न अलग तरीके से जो है भ्रमण करती है। जैसे निर्वात में करती ही नहीं, ठीक है, उस तरीके से आपका आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका भी, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान कौन करता है? जीवांशम। मंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? क्योंकि इसमें क्या है, ही हैड ओड लुकिंग क्वालिटीज, उसमें कम दिखने वाले गुण आपके थे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था? तो बैंक ऑफ त्रावणकोर में एक नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में न्यूनतम आयु सीमा क्या है नियुक्ति के लिए? तो 25 साल, और 25 साल ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। 30 साल दोस्तों आपका ध्यान रखना, 30 साल जो है ना आपका राज्यसभा का सदस्य, और 35 साल आपका किसी भी राज्य में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए आपकी आयु सीमा रहेगी। Na2 एक ऑक्साइड है, तो ये एल्कीन है, अभी एल्काइन है, क्षारीय रहेगा। Na2 एक एल्काइन ऑक्साइड है जो क्षारीय रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है ऑर्गन। पुरातन अधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने, ये क्वेश्चन दोस्तों इसका जो ना PDF में कट गया, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो ना स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब जो ना द्रव उबलना शुरू कर देता? तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिस पर कोई भी द्रव, या जैसे पानी का एग्जाम्पल लूँ तो पानी दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। और अलग कोई और भी जो ना पदार्थ हो अगर वो उबलना शुरू कर दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे जो इस पर जमना शुरू कर देता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाती है पानी से। रेतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था? बॉम्बे और मद्रास में शुरू किया गया था। एथाइन C2H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो 26U यानी 26 मोलर द्रव्यमान आपका रहेगा। तो दोस्तों आज ये थे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB ग्रुप D के थे। आज 27 तारीख की तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने इस वीडियो में शेयर किया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों देखिए आपके लिए ही हम सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 11 बजे तक मेहनत करते हैं, वीडियो लेकर आते हैं, पेपर सोल्यूशन लेकर आते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। बस आपका एक ही कर्तव्य, एक ही दोस्तों आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाने में मदद करें मेरी भी, और दोस्तों मैं आपका भला कर रहा हूं, तो इसीलिए कि भी आप सभी को जो है ना PDF नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताता रहता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।